मेरा नाम सुधा है। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति विदेश में रहते हैं, इसीलिए काफ़ी दिनों में घर लौटते हैं। इसीलिए मैं अपनी चाची के यहाँ रहती हूँ। जब मैं उनके घर गई तब चाची के बेटे संजय की शादी होने वाली थी। मैं बेहद खुश थी कि मेरे भाई की शादी होने वाली है। संजय की शादी नियति नाम की लड़की से हुई। नियति दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, मानो कि चांद का टुकड़ा हो। चांद में भी दाग होता है, परंतु नियति के चेहरे पर कोई दाग नहीं। इतनी खूबसूरत कि देखते रह जाए। सब लोगों ने नियति की बहुत तारीफ की और कहा, उषा जी, वाकई में आपकी बहू इतनी सुंदर है। कहाँ से लाई हो चांद का टुकड़ा अपने बेटे के लिए? हमें भी बता दो। अगर कोई छोटी बहन है तो हम उसे अपने बेटे की शादी करा देंगे। सभी लोगों ने बहुत तारीफ की। चाची भी बहुत खुश थी। फिर मैं और चाची नियति को उसके कमरे में ले गए और वहाँ बैठा दिया। मैंने कहा चाची जी से, वाकई चाची जी, लोग झूठ नहीं बोल रहे। नियति है इतनी सुंदर कि कोई भी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता। खैर चाची जी, संजय की उम्र 30 साल है, परंतु नियति की उम्र कुछ कम लग रही है। चाची जी ने कहा, नहीं तो 2-4 साल का फ़र्क ही है, और इतना फ़र्क तो चलता भी है। कुछ भी बोल देती हो। अच्छा चाची जी, संजय कहाँ पर है? अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा, थोड़ी देर में आता ही होगा। मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं नियति के पास बैठती हूँ। चाची जी ने कहा, नहीं तुम चलो यहाँ से। पता नहीं क्यों, पर मुझे नियति के चेहरे से लग नहीं रहा था कि वह शादी से खुश है, और चाची जी का व्यवहार भी कुछ अलग अलग सा लग रहा था। जब भी मैंने नियति से कोई सवाल पूछती, चाची जी मुझे रोक देती। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा, नई दुल्हन है, शायद इसीलिए थोड़ा शर्मा रही होगी। अचानक संजय कमरे में आ गया और मैं वहाँ से चली आई। करीब आधी रात को अचानक संजय के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह अपनी माँ को ज़ोर ज़ोर से बुला रहा था। देखो माँ, या किसी को फ़ोन कर रही थी। तब चाची जी ने अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहा, देखो नियति, मैंने तुमसे कहा है तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल जाओ और अपनी नई ज़िंदगी में खुश रहो। और उसे बहुत ज़ोर से डांटने लगी। संजय ने तो उस पर हाथ भी उठा दिया। यह सब कुछ मैंने दरवाजे पर खड़े रहकर देखा। मैं अचंभित थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, कि कोई नई दुल्हन को थप्पड़ कैसे मार सकता है, और चाची जी उसे इतना क्यों डांट रही है। आखिर नियति आधी रात को किसी फ़ोन कर रही थी। खैर, सुबह होगी तब नियति से पूछूंगी। यह सोचकर मैं अपने कमरे में वापस चली गई, क्योंकि अगर मैं चाची जी से कोई भी सवाल करती तो वह उल्टा मुझे को डांटने लगती। सुबह हो चुकी थी। मैंने सोचा अब जाकर नियति से पूछती हूँ कि आखिर आधी रात को वह किसे फ़ोन कर रही थी और चाची जी और संजय उसे क्यों डांट रहे थे। जैसे ही मैंने नियति से सवाल किया, चाची जी आ गई, जैसे मुझे पर और नियति पर नज़र रख रही हो। चाची जी ने फिर से नियति से कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने अभी तक संजय का गुस्सा देखा नहीं है, समझी? खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। नियति के साथ चाची जी और संजय ऐसा क्यों कर रहे थे? मुझे तो नियति बिल्कुल ही भोली भाली लग रही थी। मासूम सा चेहरा, कितनी सुंदर, किसका मन चाहे कि वह उसे मारे पीटे। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। जब भी चाची जी से कोई सवाल करती, उल्टा मुझे को डांटने लगती। फिर एक दिन संजय का दोस्त रतन हमारे घर आता है। उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं होते। वह मुझे और नियति को देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जिस नियति को मासूम समझ रही थी, वह शादी के दूसरे दिन किसी और मर्द को भाव दे रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने नियति से कहा, नियति तुम ये क्या कर रही हो? तब नियति ने कहा, क्या हुआ दीदी, कुछ हुआ है क्या? ऐसे कहकर वह कमरे में चली गई। मेरे भाई का दोस्त रतन बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तब उसने मेरा वीडियो बना लिया और मेरा फ़ायदा उठाया। ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वह वीडियो को इंटरनेट पर डाल देता। बदनामी के डर के कारण मैंने उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ। रात को संजय खांसते खांसते कमरे से बाहर आया और बाहर आते ही बेहोश हो गया।
हम सब बहुत घबरा गए थे। हम उसे तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। तब डॉक्टर ने बताया कि उसने ताकत बढ़ाने वाली गोलियां खा ली है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। नियति और रतन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुझे लगा कि कहीं इन दोनों ने मिलकर तो कुछ नहीं किया है। मैंने सोचा कि मुझे पता लगाना चाहिए। मैंने नियति से बात की। नियति, देखो तुम मुझे परेशान लग रही हो, अगर कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ। नियति मुझे कुछ बताने लगी, तभी वहाँ चाची जी आ गई। वह नियति को अपने साथ ले गई। मुझे लगा चाची जी नहीं चाहती कि मैं नियति से बात करूं, इसीलिए जब भी मैं नियति से बात करती हूँ वह आ जाती है। नियति से मिलने एक महिला आई थी। वह महिला नियति की बड़ी बहन बता रही थी, पर नियति को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह उसकी कोई बड़ी बहन है, क्योंकि वह अपनी बहन से डरी हुई थी। अपनी बहन से कौन डरता है भला। नियति उसे देखकर पसीने से लथपथ हो चुकी थी। चाची जी और वह महिला संजय के जाने का दुख मना रही थी कि कैसे उन्होंने अपना बेटा खो दिया, और वह महिला कह रही थी कि अब क्या होगा मेरी छोटी बहन का। एक ही महीने में उसका सुहाग उजड़ गया। कितनी खुश थी नियति अपनी ज़िंदगी में। अब क्या होगा, अब इसे विधवा की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तभी तुरंत चाची जी ने कहा, नहीं, इसे विधवा की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसकी शादी रतन से करवाऊंगी। मैं बहुत हैरत में थी। चाची जी के बेटे को गुजरे हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है कि चाची जी अपनी बहू की दूसरी शादी करवा रही है। अब तो मेरे मन में ढेरों सवाल थे जिनका जवाब मुझे ढूंढना था, और मैंने सोच भी लिया था अब मैं सच का पता लगा कर ही रहूँगी। इसीलिए मैंने चाची जी पर नज़र रखनी शुरू कर दी कि वह क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है और किससे बात करती है। चाची जी ने अपनी बहू की शादी कराने के लिए पंडित जी और सारे तमाम इंतज़ाम कर लिए थे। नियति भी खुश लग रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अपने पति को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और वह किसी दूसरे आदमी के साथ शादी करने के लिए इतनी जल्दी मान गई। मैंने चाची जी को मना किया, चाची जी आप नियति की शादी रतन से मत कराइए, वह एक अच्छा इंसान नहीं है। चाची जी ने मेरी बात नहीं मानी और कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। मैं चुपचाप वहाँ से चली आई और फिर नियति की शादी रतन से हो गई। वह अपने ससुराल यानी हमारे घर के सामने ही रतन का घर था, वहाँ चली गई थी। चाची जी और नियति की बड़ी बहन चाची जी के कमरे में चले गई। मुझे उन दोनों पर शक हुआ, इसीलिए मैं उन दोनों का पीछा करते हुए कमरे तक गई। कमरे की खिड़की के पास खड़ी हो गई और जो मैंने सुना उसके बाद मानो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी चाची जी ऐसा भी कुछ कर सकती है। तब मुझे पता चला कि मेरा शक बिल्कुल सही था। नियति की कोई बड़ी बहन नहीं है वह औरत। उसने नियति को किडनैप किया था और ज़बरदस्ती संजय के साथ उसकी शादी करवाई थी। चाची जी ने नियति को 3 लाख रुपए में खरीदा था। यह सब सुनकर मानो मेरे होश उड़ गए थे। मैं अब सारी बात समझ गई थी। नियति का आधी रात को फ़ोन करना, यूं डरे डरे सहमे सहमे रहना, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि नियति इन सब के चंगुल में फंसी है और अब मुझे नियति को बचाना है। इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी रतन के घर पर गई तो मुझे नियति के चीखने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, पर दरवाज़ा बंद था क्योंकि रतन उसे मार पीट रहा था और नियति रतन के घर से भागने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी कि आप यहाँ आकर हमारी सहायता करें और पुलिस तुरंत ही आ गई। उन्होंने नियति को बचाया और मेरी चाची जी और जो नियति की बड़ी बहन होने का नाटक कर रही थी और रतन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस आई तब बाकी की बातें जब हमें पता चली तो मैं हैरत में थी। चाची जी ने अपनी ही बहू नियति को 5 लाख रुपए में रतन को बेचा था। नियति ने रतन से शादी इसीलिए की थी ताकि मौका पाते वह वहाँ से भाग जाए, परंतु रतन एक चालाक और घटिया इंसान था। उसे नियति के इरादों का पहले ही पता चल गया था। इसीलिए शादी की अगली सुबह उसने दरवाजे खिड़की बंद कर दिए थे ताकि वह नियति को भाग न पाए। नियति और मेरे साथ जो भी रतन ने किया था, अब मेरा बदला भी पूरा हो गया था। नियति ने मुझे धन्यवाद कहा और अपने जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहा। दीदी, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। और अब नियति अपने भाई के पास हमेशा के लिए चली गई थी।